बच्चे, कैसे हो आप सभी। आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जूनियर क्लासेस में हमने नंबर सुना, तो नंबर्स हम क्या करते थे, पहले रियल नंबर्स, सबसे पहले क्या पढ़ते थे हम, नेचुरल नंबर। क्या बोलते थे हम, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या हुआ करते थे, 1 2 3 4 5। ओके, फिर उसके बाद आया हमारे पास कि भाई जीरो नंबर भी होना चाहिए इसके पास, तो होल नंबर आया। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, यही बोला गया। फिर उसके बाद में सारे पॉजिटिव नंबर तो आ गए, लेकिन नेगेटिव नंबर तो नहीं आए अभी। तो नेगेटिव नंबर जैसे हमने लिया तो हमारे पास क्या बना, इंटीजर्स। क्या बना, इंटीजर्स। तो प्लस और माइनस जो सारे जो इंटीजर्स होते हैं उन्हें ऐड करके क्या बनाया, रियल नंबर। क्लियर। तो ये सारे भाई सिंपल सिंपल नंबर तो सारे हो गए, लेकिन अपॉन वाले नंबर तो आए नहीं अभी तक। तो अपॉन वाले नंबर क्या, वो नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में टर्म कर सकते हैं, तो उन नंबर को क्या बोला गया, रैशनल नंबर। ओके, ये भी हो गया। लेकिन उन नंबर्स का क्या, जो ये इस फॉर्म में आ ही नहीं सकते, क्योंकि रैशनल नंबर के लिए क्या बोला गया था कि जो नंबर होगा वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। पर इसमें एक कंडीशन भी दी जाती थी हमको कि क्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। सही बात है, क्यों, क्यू 0 होते ही क्या हो जाएगा, ये नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा। इज इट क्लियर, फाइन। तो ये सारे नंबर हमारे पास आ गए। देखो 0 से इंफिनिटी भी आ गया हमारे पास, माइनस से सारे प्लस के इंफिनिटी टर्म भी आ गए, ये रैशनल नंबर भी आ गया हमारे पास। फिर वो नंबर जिन्हें इन फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी ना किसी का क्यू तो 0 होगा ही होगा, इनडिफाइंड। ओके, अगर मान लो किसी नंबर पे रूट लगा रखा है, √3, तो इस नंबर को क्या करें, इसका नंबर क्या हुआ, तो ये नंबर थे हमारे इरैशनल नंबर। रैशनल, इरैशनल। क्लियर आउट, यहाँ तक समझ में आ गया, ये सब कुछ ठीक है। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, एक्चुअली व्हाट, कॉम्प्लेक्स इन सब नंबर्स का फादर ऑफ दैट नंबर्स। तो इनको कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या, चलो एक डायग्राम बना के देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर। ओके, फिर उसके बाद क्या आया, सारे पी प्लस माइनस इंटीजर्स या फिर रियल नंबर बोले गए, वो आया। उसके बाद क्या आया हमारे पास, रैशनल नंबर। और सबसे लास्ट में कौन है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। इन्हीं के बारे में हम पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या और आया कहाँ से, इसके लिए कहानी सुनते हैं, बैक जाते हैं। एक बार 10th क्लास हम पढ़ कर आए हुए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या दी थी, इक्वेशन किस फॉर्म में हुआ करती थी, इक्वेशन होती थी इस फॉर्म में, ax² + bx + c। याद आ रहा है। इसमें हम क्या बोलते थे कि सपोज हमें फाइंड आउट करना है कुछ टर्म्स को, तो बोलते थे कि क्या, कि मान लो कि b, आपके पास कोई रिजल्ट निकल गया, हम डिटरमिनेंट निकालते थे b² - 4ac करके, तो d = यही था। अगर ये इसका 0 होता तो हम बोलते थे कि इसकी जो रूट्स होंगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, ये बोलते थे। अगर ग्रेटर देन इक्वल हुआ करते थे तो क्या बोलते थे, वो भी समझ में। एक टर्म आती थी हमारे पास कि लेस देन इक्वल्स टू, तो उसमें हम क्या करते थे कि ये वाली रील हो ही नहीं सकती, पॉसिबल होगी ही नहीं। इज इट क्लियर, यहाँ तक ठीक। तो वो जो पोजीशन हमने वहां छोड़ दी थी कि यहाँ पे ये रियल रूट नहीं होंगे, इनकी रूट पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे आंसर कैसा होगा, इमेजिनरी। ये इमेजिनरी जो वर्ड है यही तो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको अब हम पढ़ेंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा कि उस इक्वेशन की फैक्टर ही नहीं निकलेगा, फैक्टर तो निकलेगा, आंसर तो आएगा ही। तो वो हम किसके थ्रू निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू। इज इट क्लियर था, यहाँ तक क्लियर। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं, या इसको बताते हैं हम लोग कि a + ax² + bx + c, इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो करते हैं। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में शो करते हैं, a + iota b। क्लियर। यहाँ पे आयोटा क्या, आयोटा वर्ड आप लोगों के लिए बिल्कुल नया वर्ड है। आयोटा का मतलब होता है, इसको बोलते क्या, देखो आयोटा क्या बोलते हैं, आयोटा, इसका मतलब होता है माइनस दिस वन। ओके, ठीक है। अब इसी के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइप भी हुए। टाइप कैसे होंगे कि अगर प्योर रियल, प्योर इमेजिनरी
और एक आएगा इमेजिनरी। ठीक है, तो इसमें ये जो टर्म होगा ए वाला टर्म, ये तो होता है हमारा रियल टर्म, और जो आयोटा वाला टर्म्स है ना, ये बोला गया, इसको हमें बोला गया कॉम्प्लेक्स टर्म, या फिर इमेजिनरी वर्ड ले लेते हैं, इमेजिनरी टर्म। समझ में आया? ये हो गया रियल टर्म। अगर ऐसी कोई वैल्यू या फिर ऐसा कुछ जिसके अंदर इमेजिनरी जो आई वाला जो टर्म है वो हो ही ना, ऐसा हो सकता है ना। सपोज 3 को क्या क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं ना। कैसे? कॉम्प्लेक्स नंबर का टर्म मतलब a प्लस आयोटा b, तो यहाँ पे रियल नंबर क्या 3, लेकिन आयोटा b, आयोटा 0 तो लिख सकते हैं। 0 की कोई वैल्यू होती है क्या? नहीं होती। यहाँ पे b क्या है 0, a क्या है 3, मतलब a की वैल्यू होनी चाहिए एंड b की वैल्यू 0। तो ऐसा टर्म होता है, वो क्या होता है प्योर रियल। तो दूसरा वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, प्योर इमेजिनरी, जिसमें रियल टर्म की वैल्यू होगी ही नहीं, मतलब वहां पे क्या होगा, इस केस के अंदर a क्या होगा 0 के बराबर होगा। यहाँ समझ में आया? इसका एग्जाम्पल लेते हैं, a0 मतलब आयोटा 3 माइनस आयोटा 5, ऐसा कुछ भी ऐसा टर्म हो, क्योंकि इसमें है ही नहीं, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर जो है नहीं, तो 0 तो लगा सकते हैं ना इसके आगे। 0 का मतलब तो कोई वैल्यू होती नहीं। यहाँ तक समझ में आया? फिर इसके बाद इमेजिनरी, ये वो टर्म है जहां पे a और b दोनों टर्म होंगी, यानी रियल टर्म भी होगी और इमेजिनरी टर्म भी होगी, मतलब a भी होगा इधर एंड b भी एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? यहाँ पे एग्जांपल ले ले 3 प्लस 4 आयोटा, तो इस केस के अंदर ये कैसा हो गया इमेजिनरी। और इस टर्म को क्या बोला गया, बोला था एक्चुअली सभी को, जैसे सारे के सारे जो ऑल नंबर्स होते हैं ना, वो सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेम कॉम्प्लेक्स टाइप का नंबर ही तो है, ये भी सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। कैसे? पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये सबसे पहले बता देती हूँ आपको, ये ऊपर लिखा हुआ क्या है। ये मैंने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले रखे हैं, एक Z1 नाम का है, एक Z2 नाम का है, इसी के साथ फॉलो करेंगे सारे ऑपरेशंस। फाइन, पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर सेम नंबर को आप ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवीजन करो, कुछ भी कर लो, आपको वही रिजल्ट में तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना है। वो भी थोड़ी देर पहले बता भी चुके थे हम कि कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से शो करेंगे, और हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है। दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि 2 नंबर, वही ये वाले, इन दोनों नंबर को प्लस करो या मल्टीप्लाई करो, Z1 प्लस Z2 करो या Z2 प्लस Z1 करो, Z1 को मल्टीप्लाई करो Z2 से या Z2 को मल्टीप्लाई करो Z1 से, सेम केस इक्वल ही आने वाला है। जैसे हम नेचुरल नंबर में करते हैं 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 4 ये भी 12 हो गया। तो ये वाला केस मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको, एक आइडेंटिटी आपको मैं सॉल्व करके, बाकी आपको खुद को करनी है। ठीक है। तीसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या, याद आया कुछ, a प्लस बी प्लस सी, पहले a को b से ऐड करो, फिर जो रिजल्ट है उसे c से ऐड कर दो, या फिर पहले b को c से ऐड करो, जो रिजल्ट है उसको a से ऐड कर दो, you will definitely get the same result. Fine. Same multiply का भी, 2 3 जा 6, then 6 2 जा 12, okay. 3 2 जा 6, then 6 2 जा 12, okay. Same ही है ना। फिर आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अगर किसी भी नंबर को 0 से ऐड करो, 5 प्लस 0 5, 9 प्लस 0 9, तो ये सारी आइडेंटिटी क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को में अगर आप 0 ऐड कर देंगे तो आपको अगेन जो रिजल्ट में आएगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वही सेम डिजिट। क्लियर? समझ में आया? फिर आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सपोज 7 है, मैं बोलूं कि व्हाट इज इट्स एडिटिव इनवर्स, तो आप फटाफट बोल दोगे मैम -7। क्यों बोला? क्योंकि जूनियर क्लासेस में पढ़ा कि अगर किसी नंबर को साइन आउट कर दो, साइन आउट मतलब उसका साइन चेंज कर दो, 7 है तो -7,
अगर -7 था तो +7 कर दो और उन्हें फिर ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा आपको? शून्य। क्या मिलेगा? 0। वही आपका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। सेम केस इसके साथ भी होगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ ये रहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो -z इसका एडिटिव इनवर्स होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको मैं इसमें माइनस कर दूं, क्या मिलेगा मुझे? 0। करके देखें। z1 क्या है मेरे पास? a1 प्लस आयोटा b1। z2 क्या था मेरे पास? a2 प्लस आयोटा b2 को क्या करूं? z2 लेने की जरूरत ही नहीं है ना, हम क्या लेंगे? इसका इनवर्स लेंगे। तो इनवर्स लेंगे मतलब मैंने कहा था माइनस साइन कर देंगे, हम होल का माइनस कर देंगे, तो मैंने इसको माइनस कर दिया। तो मैं z1 बाहर ले लूं तो -a1 प्लस आयोटा b1 ले लिया। अगर मैं अब इन दोनों को ऐड करूं, क्योंकि यही मेरी कंडीशन है, तो ये 0 आना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। तो क्या करेंगे? a1 प्लस आयोटा b1 माइनस a1 माइनस आयोटा b1, डेफिनेटली इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो क्या आंसर आया? 0। इसका मतलब हमने जो कहा था वो बात तो सही है। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की या किसी भी नंबर की साइन चेंज कर दो, तो वो नंबर उसके पर्टिकुलर जो फर्स्ट नंबर था उसका क्या हो जाएगा? इनवर्स। क्या हो जाएगा उसका? इनवर्स। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? ओके। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी हमने क्या पढ़ा था? एडिटिव इनवर्स। तो क्या बोला गया कि सेम नंबर, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका साइन अगर चेंज कर दो तो वो एडिशन के बाद वैल्यू हो जाती है 0, तो वो क्या होता है? एडिटिव इनवर्स। ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है? सपोज 7 एक नंबर है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं किससे? 1/7 से ना, तो मुझे क्या मिलेगा? 1। तो मतलब अगर बोला जाए कि अगर a कोई नंबर है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करूं जो 1 आएगा? तो इससे करूंगी, तो ये क्या होगा? उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऐसे ही सेम इसके साथ भी यही होगा। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको किससे मल्टीप्लाई करूं जो मुझे 1 मिलेगा? तो मुझे क्या करना होगा? उसके 1 अपॉन उसी सेम नंबर से, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो यहाँ पे 1/z क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दूसरा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मानो ये सपोज बीच में जेड क्रॉस है, z1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में z2 प्लस z3, z1 z2 z3 यहाँ पे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ। तो अगर इस फॉर्म में आ जाए तो z1 और z2 को मल्टीप्लाई करो, z1 को z3 से मल्टीप्लाई करो, उन्हें ऐड कर दो, आपको वही नंबर मिलेगा जो ये होगा। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं डिवीजन में। डिवीजन होता क्या है? डिवीजन मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। अगर मैं बोलूं 6/7, अगर ऐसा बोल दूं तो 6/7 का मतलब क्या होगा? 6 का मतलब होगा 6 मल्टीप्लाई में 1/7। गलत तो नहीं है ना? यही होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, a1 प्लस आयोटा b1, और z2 एक नंबर लेंगे और बोलेंगे कि भाई z1 को डिवाइड करना है z2 से, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है किससे? z2 से। तो मैं इनडायरेक्टली ये बोल सकती हूँ ना कि z1 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 1/z2 से, कह सकती हूँ ना इस बात को। तो ये इसी के इक्वल होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, दिस इज द डिवीजन लॉ। ओके फाइन। अभी बात करते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ √9, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो आप क्या बोलेंगे? मैम इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 9 का? ठीक होगा। मतलब मैं सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करूं, सेम नंबर को 2 रिपीट करूंगी तो मुझे इसका स्क्वायर मिलेगा ना। तो 3 × 3 सेम पोजीशन ये कि अगर ए बी कोई 2 नंबर है, उनका स्क्वायर रूट निकालना है हमें, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड स्क्वायर रूट ओवर बी का आपस में मल्टीप्लीकेशन। इज इट क्लियर? ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। √12 को आप कैसे लिख सकते हो? √12 को आप कैसे लिख सकते हो? आप ऐसे लिख सकते हो रूट इंटू 3 इंटू 4। ठीक, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, √3 मल्टीप्लाई √4।
कुछ गलत होगा नहीं, तो बस ये चीज यहाँ बताइए स्क्वायर रूट की। फिर बात करते हैं आई की। ये क्वेश्चन बड़ा, ये जो टॉपिक है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप फर्दर कभी ज्वाइन करेंगे आईआईटी या नीट की क्लासेस, तो वहां पे जो एग्जाम होते हैं वहां पे छोटा सा बहुत बड़ी भरकम से एग्जाम्पल दिया जाता है और बोला जाता है बताओ बताओ इसमें आई वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो बच्चे क्या होता है आई की पावर 68, आई की पावर 99, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सब बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे कि इसको बोलते हैं आयोटा, इसकी पावर की बात करेंगे। यहाँ पे n क्या है, कोई भी एक इंटीजर, n इंटीजर 1 2 3 कुछ भी। तो अगर कोई भी पावर 4 के मल्टीपल में है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अगर 4n+1 के केस में तो आयोटा, +2 के में है तो -1 और +3 के में है तो माइनस आयोटा उसकी वैल्यू आएगी। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। चलो मान लो आपके पास एग्जाम्पल दे रखा है 56 मानते हैं। तो सबसे पहले इसको 4 के टर्म में पार्ट करो। 4 के टर्म के पूरा पूरा जा रहा है क्या, जा रहा है ना, जा रहा है ना, ऐसा ही कुछ हो रहा है ना, 4 × 4 हो रहा है कुछ ऐसा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। देखो मैंने सॉल्व भी किया और इसका आंसर भी आ गया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये तो हमारी क्या थी प्रॉपर्टीज। मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमें गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका मॉड्यूलस निकालना है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास, z + आयोटा, z = a + आयोटा b। तो a और b मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर इसका आपको मॉड्यूलस निकालना है, ये क्वेश्चन आएगा श्योर है, तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है a² + b², ठीक है। एग्जाम्पल ले ले, मान लो आपके पास 3 + आयोटा 4 लिखा हुआ है। अब बोला कि इसका मॉड्यूलस निकाल दीजिए। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, यू हैव टू पुट दिस वैल्यूज ऑफ a एंड b इनटू द गिवन फॉर्मूला। यही तो करना है। तो हम क्या करेंगे, √3² + 4² दैट इज √25 = 5। तो यहाँ पे 5 जो है वो इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, मॉड्यूलस निकालना आ गया। कितना इजी है। चलो कंजुगेट, अब कंजुगेट निकालते हैं। कंजुगेट निकालने के लिए सेम वही, हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है a + आयोटा b, हमें उसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है ना, आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा माइंड में स्ट्रक कर दो कि जो भी इमेजिनरी पार्ट आपको गिवन है ना, इसका साइन चेंज करना है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करना है, वहां माइनस है तो यहाँ प्लस करना है। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज करना है। जबकि हम इनवर्स में क्या करते थे, होल माइनस कर देते थे ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज करना है। फाइन। और इसको लिखते कैसे हैं, बार से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, बार से। तो जब भी बार आ जाए तो आप समझिए कि ये क्या है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट नंबर। यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने सब कुछ कर लिया, हमें होता है क्या है, सारी प्रॉपर्टीज कर ली, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव एंड सो ऑन। फाइन। इसका हमने मॉड्यूलस भी देख लिया, कंजुगेट नंबर भी निकाल दिया। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ऑन पेपर, क्योंकि जब तक मैथ्स में पेपर में रिप्रेजेंट नहीं होगा तब तक मैथ्स तो अधूरी है ना। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है आर्गन प्लेन और दूसरा होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो आर्गन प्लेन क्या है, आर्गन प्लेन है x + आयोटा b, वही आपको सेम एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x² + y²। ये क्या निकाला था अभी हमने, इसका मॉड्यूलस निकाला था। ये बोल रहा है कि x तो रियल पार्ट लेंगे, हम कोई भी एक ग्राफ ले लेंगे, सपोज दिस इज अ ग्राफ। तो इस ग्राफ का x एक्सिस क्या होगा, रियल पार्ट, और ये क्या होगा इसका y एक्सिस, जो क्या होगा इमेजिनरी पार्ट। मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको ऑन पेपर। क्लियर। तो बात करते हैं, मानो 3 + 4 आयोटा, इसी को ही ले लेते हैं। तो 3 + 4 आयोटा के अंदर रियल नंबर क्या है, ए क्या है यहाँ पे 3, ए की वैल्यू क्या है यहाँ 3। तो हम ये अभी बताया आपको, ये सारा क्या है एक्स एक्सिस रियल नंबर और वाई क्या है इमेजिनरी एक्सिस। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हमें इतनी वैल्यू जरूरी थी तो हमने इतना ही नोटिफाई किया। ये एज यूजुअल सेंटर पॉइंट, ऑरिजिन पॉइंट। कैसे नोट करेंगे, 3 रियल नंबर क्या है 3, तो 3 कहाँ है यहाँ पे
और इसके पास आयोटा इमेजिनरी नंबर क्या है 4, 4 क्या है यहाँ पे, तो ये जो नंबर होगा दैट विल बी द पॉइंट। ये हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 है इसका, समझ में आया। इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन में क्या कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं या शो ऑफ कर सकते हैं। दूसरा तरीका आता है पोलर रिप्रेजेंटेशन का। जब भी पोलर की बात आ जाए तो वहां पे समझिएगा भाई साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है ठीक है, इधर आइएगा। तो जेड सेम अगेन, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, a + आयोटा b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लिख दिया। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम पोलर रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे, इसका भी तरीका है। क्या लिखेंगे, जेड ब्रैकेट r cos थीटा एंड sin थीटा, आयोटा का sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे r cos थीटा क्या है a, तो यही तो है एक पूरा r cos थीटा, और r sin थीटा क्या है यहाँ पे हमारा b। यहाँ पे जो थीटा जो गिवन है आपको, ये है वो एंगल जिससे वो जो ओरिजिन से इमेजिनरी एक्सिस क्या करता है, मूव करता है। फाइन, सपोज दिस वन, तो ये क्या है हमारा रियल एक्सिस और ये क्या है इमेजिनरी एक्सिस। तो इधर ये जो एंगल होगा ये क्या है हमारा थीटा। थीटा डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे। जैसे ही क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारा पुराना ट्रिक, ऐड शुगर टू कॉफी, एक दिस वन 90 डिग्री, यहाँ पे 0 से 90 डिग्री जाता है, यहाँ पे क्या होता है 90 to 180 डिग्री, 180 to 270 एंड 270 to 360 डिग्री। तो ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। अब बात आती है कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा वाला टर्म्स प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखेंगे, ये ट्रिक को याद कीजिएगा, ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब ए मतलब होता है ऑल साइन। ऑल साइन कैसे होंगे, प्लस के। तो यहाँ पे सारे जो टर्म होंगी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक वो सारी प्लस की हो जाएंगी। इस वाले केस में साइन और कॉसेक ही प्लस में होंगे, ऑल नेगेटिव। इसमें टैन और कॉट ही नेगेटिव होंगे, बाकी ऑल पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। और इसके अंदर रिस्पेक्ट। फाइन, इतना समझ में आ गया। अभी बात यहाँ तक से कितना समझना है हमको यहाँ पे, तो यहाँ देखिएगा, अगर थीटा है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, थीटा वही रहेगा। पता है हमको ये चीजें पढ़ के आए हुए हैं। थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा की वैल्यू जाती है पाई माइनस थीटा, और अगर थीटा चले जाता है अपने थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तो ये क्या हो जाता है माइनस पाई माइनस थीटा। इज इट क्लियर? तो अभी हमने जो पढ़ा था ये सारा था थ्योरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 5 से रिलेटेड। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे 10 मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जो कि आपके क्लास 11 के लिए प्लस में आपके सारे डॉट एग्जाम्स लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वेल श्योर 99.9% बिलीव मी, ये आपके 100% क्लिक करेंगे आपके पेपर के अंदर। सो प्लीज स्टे ऑन। इफ एनी सजेशन देन कमेंट मी। थैंक यू।